हर रात 3 बजे मेरी मम्मी कब्रिस्तान जाती थी। पहले पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे छोटे भाई की मौत के बाद हमारा घर अजीब सी खामोशी में डूब गया था। दिन के समय मम्मी बिल्कुल नॉर्मल रहती थी, जैसे कहती, सीमा स्कूल जाओ, खाना खाओ, जैसे एक नॉर्मल माँ होती है। लेकिन वो अंदर से टूट चुकी थी। रात होते ही उनका रूप बदल जाता। ठीक 3 बजे वो बिना किसी आवाज के उठती और घर से निकल जाती। मैंने पहली बार एक्सीडेंटली देखा जब मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें दरवाज़ा खोलते और बाहर जाते देखा। मुझे लगा कि शायद वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए वॉक करने जा रही होंगी, बट वो बहुत आगे को चली गई। ऐसा लग रहा था वो किसी ऐसे रहस्य का पीछा कर रही हैं जो सिर्फ उन्हें मालूम है। मैंने अगली रात का इंतजार किया और उन्होंने फिर से वही सब किया। वही टाइम, वही खामोशी, वही रास्ता। मैं उनसे दूर रही और ध्यान रखा कि आवाज ना करूं। पूरा शहर सुकून की नींद सो रहा था। वो सीधा चलती गई, एक लम्हे के लिए भी नहीं मुड़ी। हम शहर के आखिर तक पहुंच गए, जहां एक कब्रिस्तान था। वो अंदर चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, बट मैं फिर भी उनके पीछे चली गई। अंदर की हवा बहुत भारी महसूस हो रही थी और कब्रें जमीन पर बिखरी हुई काली परछाइयों जैसी लग रही थीं। और फिर मैंने एक आवाज सुनी, एक धीमी धड़कती हुई आवाज। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गई और देखने लगी। मम्मी मेरे भाई की कब्र के साथ जाकर बैठ गई। कब्र की मिट्टी देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और पूरे जिस्म में खौफ फैल रहा था। मम्मी ने अपना हाथ जमीन पर जिस तरह रखा था, वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बेटे को एक बार फिर से, बस एक लम्हे के लिए छूना चाहती हूँ। वो भाई से इस तरह बात कर रही थी जैसे वो उनके सवालों के जवाब दे सकता हो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट बिस्किट लाई हूँ, थोड़े से टूट गए हैं। आई होप सो तुम माइंड नहीं करोगे। खैर, आई विश उस दिन वो सब ना हुआ होता और तुम हमें इस तरह छोड़कर न गए होते। इन शब्दों ने मुझे चौंका दिया। उस दिन क्या ना हुआ होता, क्योंकि मुझे तो यही पता था कि मेरा भाई घर से स्कूल के लिए निकलते समय सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। मम्मी, जो नहीं जानती थी कि मैं उनके पीछे खड़ी हूँ, बोलती चली गई, अगर तुमने उस दिन मुझसे बदतमीजी न की होती तो मैंने तुम्हें थप्पड़ न मारा होता और तुम्हारा सिर दीवार के साथ न लगता और तुम आज हमारे साथ होते। मैं दंग रह गई। मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था और इसी सब में मैंने आवाज़ कर दी। मम्मी पीछे मुड़ी। वो जान चुकी थी कि मुझे उनका खौफनाक सच मालूम हो चुका है। वो बहुत देर तक मुझे देखती रहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से मेरे करीब आती गईं।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पत्नी की कहानी इस तरह सुनाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कितनी भी कोशिश कर लो खामोशी में दफन नहीं रह सकती। वो डॉक्टर थी जब मैंने उससे शादी की। ब्रिलियंट, शार्प, कॉन्फिडेंट, शायद कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट। उस समय भी लोग कहते थे कि वो बात कम करती है, ऑर्डर्स ज्यादा देती है। पेशेंट्स उसकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो उनकी पर्सनैलिटी से उन्हें कॉन्स्टेंटली जज कर रही है, लेकिन वो सक्सेसफुल थी। हॉस्पिटल में उसके रूम के बाहर हमेशा पेशेंट्स की कतार लगी रहती थी और उसका एक ही उसूल था जो सबको पता था, फीस नहीं तो इलाज नहीं। वो कहती थी कि बिना पैसे के हमदर्दी कमजोरी है, यही उसका व्यू पॉइंट था। इस बात पर अक्सर रात को हमारी बहस होती। मैं उसे समझाता था कि उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जब जरूरत होती है लोग पैसा निकाल ही लेते हैं। वो बिना मेरी तरफ देखे जवाब देती थी। बस वो ऐसी ही थी, हिसाब किताब करने वाली, हर चीज को मैयर करने वाली। पहले पहले मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि वो लोगों को पेशेंट्स नहीं, ट्रांजैक्शंस की तरह देखती थी। अगर कोई मिन्नत करता वो और रूड हो जाती थी, अगर कोई रोता वो और गुस्सा हो जाती थी। फिर भी उसके पास पेशेंट्स आते रहते क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। शाम का समय था, एक बच्चा रोड एक्सीडेंट के बाद लाया गया। रोड पर खून था, हर तरफ पैनिक। लोग उसे उठाकर सीधा उसके क्लिनिक ले आए, चिल्ला रहे थे कि जल्दी करो। मैं उसी समय हॉस्पिटल में ही था। बच्चा मुश्किल से सांस ले रहा था। मैं फौरन आगे बढ़ा। मैं पैसे दे देता हूं, मैंने ये कहते हुए फौरन अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने मेरा हाथ वॉलेट तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। नो फी, नो ट्रीटमेंट, उसने सीधा कहा। उसके बाद खामोशी हो गई। लोग उसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे। किसी ने कहा पैसा अरेंज कर लेते हैं, कोई फौरन बाहर भाग गया। बच्चे की सांस हर सेकंड के साथ कमजोर होती जा रही थी, मगर उसने हिलना भी जरूरी नहीं समझा। वो वहां ऐसे खड़ी थी जैसे टाइम उसके लिए एग्जिस्ट ही ना करता हो। पैसा लाओ, फिर मैं इलाज करूंगी। मिनट्स घंटों जैसे लग रहे थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे, दुकानों से, घरों से, अजनबी लोगों से पैसा जमा कर रहे थे। मुझे कदमों की आवाज आई, चीखें, सब अच्छे से याद है। और फाइनली पैसे जमा हो गए। लोगों ने कांपते हुए हाथों से उसकी फीस दी और वो तब ही अपनी जगह से हिली। उसने फौरी सर्जरी की तैयारी की, बट स्टिल उसके फेस से ये लग रहा था कि सब नॉर्मल है। मैं ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा था और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। और फिर मुझे अंदर से जोरदार चीख सुनाई दी, मगर वो किसी बच्चे की नहीं थी, मेरी पत्नी की थी। मैं अंदर की तरफ भागा। वो स्टिल खड़ी थी, ऑपरेशन टेबल को घूर रही थी। उसके हाथ से इंस्ट्रूमेंट गिर गए और जमीन पर मेटल की जोरदार आवाज से टकरा गए। कमरे में बहुत खौफजदा माहौल था। जो बच्चा वहां था वो उसका बेटा था, मतलब हमारा बेटा। मैं आज तक उसकी आवाज नहीं भूला। नामुकम्मल अल्फाज, नामुकम्मल चीख, बस एक टूटा हुआ इंसान जो समझ गया था कि उसके अपने असूलों ने उससे क्या छीन लिया। वो धीरे से पीछे हट गई, जैसे जमीन उसके नीचे से निकल गई हो। नो, नहीं, वो सिर्फ इतना ही कह सकी, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो जा चुका था और उसके साथ मेरी पत्नी के अंदर का सब कुछ भी। उस दिन के बाद से वो ठीक से बात भी नहीं कर पाई, ना हंसी, ना हॉस्पिटल वापस गई। उसने सोना भी छोड़ दिया। वो कई घंटों तक खाली नजरों से इधर उधर देखती रहती।
और नंबर्स ही बड़बड़ाती रहती, अपनी फीस, पेमेंट्स, जैसे उसका दिमाग अब भी उसी सिस्टम में फंसा हो जो उसे तोड़ गया। फिर एक रात वो गायब हो गई। कुछ दिन बाद वो मुझे कब्रिस्तान में मिली। उसने उसी को अपना घर बना लिया था। कभी किसी कब्र के पास बैठ जाती, कभी मिट्टी को उंगली से छूती, कभी ऐसे बात करती जैसे सामने कोई हो जो जवाब दे रहा हो। लोग उससे दूर होने लगे, कहने लगे डॉक्टर पागल हो गई है। शायद वो हो भी गई थी। उसने घर आना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने उसे वापस लाने की कोशिश की, मगर वो वहां से नहीं हिली। उसने एक दफा बिना मेरी तरफ देखे कहा, अब से यही मेरी जगह है। मैं पहले हमेशा देर कर देती थी। उसके बाद मैंने जोर देना बंद कर दिया। साल बीत गए। वो अब भी कब्रों के दरमियान रहती है। कभी रात को धीरे धीरे चलते हुए नजर आती है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो जो कभी वापस नहीं मिल सकता। वो मुझसे कभी बात नहीं करती, ना ही जिंदा लोगों के बारे में पूछती है। पहले मैं उससे नफरत करता था, अब मुझे खुद नहीं पता मैं क्या महसूस करता हूँ। क्योंकि जब मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे सिर्फ एक लालची डॉक्टर नहीं दिखाई देती, मुझे एक माँ नजर आती है जिसने जिंदगी को एक गलत हिसाब से चार्ज किया और उसकी पूरी जिंदगी उसी की कीमत बन गई। मैं 15 साल का था जब मैंने अपना घर छोड़ा। मैंने खुद को समझाया कि मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे और मेरी मम्मी 3 बच्चों को अकेले नहीं पाल सकती थी। लेकिन मैंने खुद से झूठ कहा था क्योंकि सच बहुत खौफनाक था। असल में मुझे अपनी मम्मी से बहुत खौफ आने लगा था। मुझे उनके बदलते व्यवहार से डर लगने लगा था। पापा के जाने के बाद वो अंदर से टूट चुकी थी। वो ऊपर से नॉर्मल नजर आती थी, मगर उनके अंदर एक पूरी दुनिया थी। जैसे वो किचन में आराम से बर्तन धो रही होंगी, हमें लगेगा कि वो नॉर्मल है और दूसरे ही लम्हे वो चिल्लाने लगेंगी और कोई खास वजह भी नहीं होगी। इस सब से हम लोग बहुत डर जाते। मेरे छोटे भाई टेबल के नीचे छुप जाते और एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते, मगर कुछ कह ना पाते। और फिर ये सब अचानक खत्म हो जाता। वो मुड़ती, अपने हाथ साफ करती और मुस्कुराकर हम सब से पूछती कि कौन कौन एग्स खाएगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे भी ज्यादा खौफनाक ये है कि वो उन बदतरीन महीनों में जब वो सही से सो भी नहीं पाती थी, अपने बाल तक न ब्रश करती, वो रात को 2 बजे उठती और खुद से बातें करने लगती, अपना फोन उठाती, कैमरा खोलती, अपने बाल बांधती और हमारे साथ पिक्चर्स लेती। वो बहुत अच्छी स्माइल देती, जैसे वो परफेक्ट मॉम हो। वो सब पोस्ट करती थी, जो ब्रेकफास्ट हमें बना कर देती, मेरे छोटे भाई की ड्राइंग्स, बैकयार्ड में हमारे हंसने खेलने की वीडियोस, सब कुछ। इन सब पर बहुत अच्छे कमेंट्स आते थे। आप बहुत अच्छी माँ हैं, आपके बेटे बहुत लकी हैं, फैमिली गोल्स, लव दिस, वगैरह वगैरह। वो ऊंची ऊंची कमेंट्स पढ़ती, फिर अपना फोन वापस रखती और उसी अंधेरी दुनिया में वापस चली जाती। एक रात मुझे ड्रॉअर की दूसरी साइड से उनके चीखने की आवाज आई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वो कह रही थी, मैं एक अच्छी मां हूं, मैं एक अच्छी मां हूं, मैं एक अच्छी मां हूं। उनकी आवाज धीरे धीरे और ऊंची हो रही थी। वो समझ रही थी कि अगर वो ये सब बार बार कहेंगी, ये सच हो जाएगा। मैंने इस खौफनाक वाकये के बाद घर छोड़ दिया। जब मेरे भाई सो रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। मैंने उनसे कहा कि वो अभी छोटे हैं और उन्हें मम्मी की मेरे से ज्यादा जरूरत है। मैंने अपने आप को समझाया कि वो उनकी माँ है और एक माँ कभी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
मैंने अपने आप को और बहुत कुछ कहा और घर से निकल गया। फिर हर मदर्स डे पर मैं वापस आता, मेरे हाथ में एक बुके होता और मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए रुकता। हमेशा मेरी मम्मी ही दरवाजा खोलती। वो अपने ठंडे हाथों से मुझे टच करती और कहती कि तुम आ गए, और एक हल्की सी स्माइल देती थी जो कि बहुत फेक लगती थी। लास्ट ईयर मैंने नोटिस किया कि उनका फोन गायब है। ना वो टेबल पर था और ना ही वो चार्जिंग पर था, और मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं कुछ जानना ही नहीं चाहता था। इस साल जब मैं घर आने के लिए बस से उतरा तो कुछ अजीब सा फील हुआ। मैं उन फीलिंग्स के बारे में बस इतना कह सकता हूं। मैं घर तक गया तो विंडो बहुत डार्क लग रही थी। मैं काफी देर तक वहां खड़ा रहा। फिर फाइनली मैंने नॉक किया। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मैंने जोर लगाकर खुद ही दरवाजा खोल दिया। बहुत अजीब सी स्मेल आई, ऐसी स्मेल जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। लेकिन मुझे अंदाजा हो चुका था कि इस घर में क्या हो चुका है। मेरी टांगें कांपने लगी और मुझे खड़ा रहने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा। मैंने स्विच ढूंढा और लाइट ऑन की। सामने वाली दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, जैसे किसी ने अंधेरे में उंगलियों से लिखा हो। और मैंने पहचान लिया कि ये मेरी मम्मी की हैंडराइटिंग है। हैप्पी मदर्स डे बेटा। मैं अपने भाइयों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में हमारे नेबर ने बताया कि उन दोनों की मौत हो चुकी है और इसके पीछे मेरी मम्मी का हाथ है। जब पुलिस आई, मेरी मम्मी उनके साथ चली गई। वो जाते समय कॉन्स्टेंटली स्माइल कर रही थी। ये स्टोरी एक असल केस से इंस्पायर्ड है जिसमें टिफनी लूकस नाम की एक औरत शामिल थी। ये औरत डेंटकी यूएसए से थी। 2023 में रिपोर्ट आई कि इसने अपने 2 बच्चों का कत्ल कर दिया है। इस इंसिडेंट ने पूरे शहर को हिला के रख दिया। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह टिफनी लूकस की पब्लिक इमेज थी। वो सोशल मीडिया पर एक लविंग मॉम के तौर पर फेमस थी, जबकि उस पर लगे आरोप बिल्कुल ऑपोजिट थे। इंसिडेंट से पहले वो अपने आप को एक केयरिंग मॉम के तौर पर शो करती थी। बच्चों की फोटोज शेयर करती जैसे नॉर्मल फैमिलीज करती हैं। मगर इन सब के बाद लोग हैरान रह गए कि सोशल मीडिया और असल जिंदगी में इतना फर्क कैसे हो सकता है।